हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल वर्णवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का मैथ्स में कैलकुलस के नेक्स्ट भाग, यानी कि कैलकुलस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देख भी रहे हैं, लिखा गया है कैलकुलस, और कैलकुलस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है तो टू पार्ट्स में। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वह आपको 12th क्लास में जो दो मैथ है उसके पार्ट 1 यानी कि वॉल्यूम 1 कह सकते हैं वाले बुक में पढ़ना है, जबकि इंटीग्रल कैलकुलस को पार्ट 2 वाले बुक में पढ़ना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। यानी ये कह सकते हैं इसको हम लोग कि डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन से संबंधित दूसरे बातों को पढ़ते हैं। और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं हम लोग तो इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी कि इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से संबंधित जो दूसरे बात है उसके बारे में। तो ध्यान देंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे तो उसको आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप डिफरेंशिएशन देखे बिना इंटीग्रेशन देखते हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत दिक्कत हो जाए, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन को यही स्टॉप कीजिए और पहले आप डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। अब देखते हैं कि हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इंटीग्रल कैलकुलस में एनसीईआरटी के अनुसार कुल मिलाकर के हम लोग को ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला क्या, इंटीग्रल्स, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जिसको हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी बोलेंगे, और ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। अब यहां ध्यान देंगे, हम लोग को इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंटीग्रल्स। ठीक है, तो अब यहां समझिए, इंटीग्रल्स को समझने से पहले हम लोग कुछ नाम है उस नाम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रिमिटिव कहिए या एंटी डेरिवेटिव कहिए या इसी को क्या बोलते थे हम लोग, इंटीग्रल। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, इंटीग्रल चैप्टर हम लोग का ये स्टार्ट हो रहा है और इंटीग्रल में ही होता है क्या, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, हम लोग ये पूरा देख रहे हैं, लिखा गया है। कॉन्सेप्ट को जब हम 1 बाय 1 करके समझेंगे तो बिल्कुल सभी के सभी जितने भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, देखना ये है कि प्रिमिटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल, तीनों का क्या अलग अलग नाम है लेकिन मतलब मीनिंग क्या है सबका एक ही है। प्रिमिटिव कहिए या एंटी डेरिवेटिव कहिए या फिर इंटीग्रल कहिए। अब ये समझिए ये होता क्या है। तो देखने लिखा गया कि इफ द डिफरेंशिएशन ऑफ fx, कैपिटल fx है, विद रेस्पेक्ट टू x इज fx। ध्यान देंगे, इस fx का डिफरेंशिएशन क्या दिया गया है, x के रेस्पेक्ट में ये fx दिया गया है, देन प्रिमिटिव ऑफ fx इज fx। अब यहां ध्यान देंगे, यहां समझिए क्या कहा जा रहा है कि अगर fx का डिफरेंशिएशन, ये देखिए कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है तो इसका प्रिमिटिव ये कैपिटल fx होगा। फिर समझिए, fx का डिफरेंशिएशन क्या है, स्मॉल fx है, तो इस स्मॉल fx का प्रिमिटिव हो जाएगा ये कैपिटल fx। यानी कहने का मतलब ये देखिए, अगर ये fx है और इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, या ये कह सकते हैं डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो इसका डेरिवेटिव ये आता है। देखिए इसका डेरिवेटिव ये, ठीक ना, तो इसका ध्यान देंगे, इसका देखिए ये इधर सीधा जा रहा है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये fx आएगा, तो जब इसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए fx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कि fx का डेरिवेटिव fx है। ठीक है, अब क्या बोले, इस स्मॉल fx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये fx आएगा, मतलब कि ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। ये क्या है, तो ये एंटी डेरिवेटिव है। सही है ना। अब देखिए इसी को हम लोग यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, क्या लिखे कि fx का डिफरेंशिएशन, मैंने बताया आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन किए, यहां लिख लीजिए किसके रेस्पेक्ट में, तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो बटा में dx आया है। आप ये समझ रहे हैं क्या दिया गया है, तो इस fx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ये fx है, तो लिखा गया देन, देखिए देन प्रिमिटिव ऑफ fx, यानी कि इसका प्रिमिटिव, और जब प्रिमिटिव निकालते हैं तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल क्या होता है अभी आप जानेंगे। ठीक है, तो
ऐसे में लिखेंगे एफ एक्स का प्रिमिटिव क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहां देख लीजिए, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है। यहाँ पे एक नया सिंबल आ रहा है, ये सिंबल क्या होता है, कहां से आया, हम उसके बारे में भी पूरा अच्छे से जानेंगे। लेकिन आप ये समझिए, केवल इस लाइन को भी समझिए। इस कैपिटल एफ एक्स का वैल्यू स्मॉल एफ एक्स है, तो जब इसका प्रिमिटिव निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, इसका प्रिमिटिव ये हो जाएगा, और उसी को हम लोग इस सिंबल में लिख दिए। जिसका प्रिमिटिव एफ एक्स का, किसका प्रिमिटिव, एफ एक्स का क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स। अब ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग अभी यहां पर देखने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, हम लोग ये बोले कि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स होता है, या ये भी तो कह सकते हैं कि कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन तो ये एफ एक्स ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट उसके साथ में प्लस में आए माइनस में आए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग ये लिखें, क्या करें, ये लिखें या ये लिखें, दोनों में कोई अंतर हम लोग को नहीं मिलने वाला है, सही है। अब यहां से ये बताइए, जैसे आप यहां देखें कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो इस एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स होगा। वैसे ही एफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का प्रिमिटिव कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा, और वही लिखा गया है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, आप बोलेंगे कि सर इसके बारे में तो हम लोग पहले से परिचित हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे डिफरेंशिएशन तो वहां पर ये बार बार आता था और हम लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये जो देख रहे हैं, ये वाला टर्म, ये क्या है आपके लिए, नया है, तो उसके मीनिंग को समझिए। देखिए इसी को लिखा गया है, यहां पर लिखा गया ना, और उसको समझने वाले की यकीन है क्या, तो ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, हाथी का सूंड देख रहे हैं, हाथी का सूंड भी कैसे होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इसको ये हाथी का सूंड से नहीं आया है, ये कहां से आया, ये हम लोग भी देखने वाले हैं। लेकिन ये बता दिए मोटे मोटे तौर पर क्या, कि हाथी के सूंड जैसा लगता है, तो इसको लोग कहते क्या है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रल साइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, इस पूरे टर्म की बात की जाए तो देखिए यहां पर लिखा गया है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, देख रहे हैं यहां पर हम लोग एफ एक्स का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या बोले हम लोग, इंडिफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका, एफ एक्स का। ध्यान दीजिए, एफ एक्स का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यहां पर समझिए, अगर मान लीजिए ये ऐसे हो जाए, मान लीजिए कि यहां पर ये ऐसे हो जाए वाई डी वाई ऐसे, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, वाई का इंटीग्रल या इंडिफिनिट इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसे बोलेंगे। या ये मान लीजिए ये हो जाए वाई क्यू और ये हो जाए डी वाई, तो क्या पढ़ेंगे, वाई क्यू का इंडिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया ना। जैसे अगर ये हो जाए 10 स्क्वायर वाई और यहां हो गया डी वाई, तो क्या पढ़ेंगे, 10 स्क्वायर वाई का इंडिफिनिट इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट में। आई होप कि आपको ये पूरा बात अच्छे समझ में आ गया कि किसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब ये बताइए, इसमें अब एफ एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये एफ एक्स प्लस सी क्या है और ये सी क्या है, इसके बारे में जाने। तो आप ये पहले सबसे पहले क्या समझ लिए कि किसका सिंबल है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन का साइन है, या ये कहिए इंटीग्रल का साइन है। बात क्यों, इसके बाद समझिए अब ये आया कहां से, तो ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि SUM सम मींस क्या होता है, जोड़। सम मींस क्या होता है, जोड़। और यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें देखते हैं कि जब बहुत से टर्म को हमको जोड़ना पड़ता है, बहुत से टर्म को जोड़ना पड़ता है, जहां पर आप ये अलजेब्रिक मेथड का यूज नहीं कर सकते। जैसे एरिया का सम बताना है, पूरे एरिया का वैल्यू बताना है, तो वहां पर आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन का यूज करते थे। आप फिजिक्स जब पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको याद आ भी रहा होगा, ठीक है ना। और अगर नहीं भी याद रहे तो हम लोग जब
इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। जब डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां समझिए, तो ये साइन क्या कहां से आया, ये साइन देख रहे हैं कि सम मींस क्या होता है, जोड़। अब इसमें क्या लिया गया, एस, क्या लिया गया, एस। और अब ऐसे समझिए, इसके इस छोर को और इसके इस छोर को जब दोनों को पकड़ करके और हम लोग ऐसे खींचे, आप इमेजिन कीजिए, तो क्या यही बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो ये जो सिंबल है ये कहां से लिया गया है, यह एस यू एम, सम मींस जोड़, इस एस का ये सिंबल है, यह एस से लिया गया है, ठीक ना। और कैसे बनाया गया है, एस को पकड़ कर तो दोनों क्या क्या कर दिया गया, ये खींच दिया गया है, तो ये ऐसे बन गया। इसको क्या पढ़ते हम लोग, साइन ऑफ इंटीग्रल। अब इसके बाद समझिए, हम लोग क्या देखें, ये पूरा साइन ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी, इसको क्या पढ़ते हैं, तो एफ एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब बात आता है कि यहां पर हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो एफ एक्स का, इसलिए एफ एक्स कहलाएगा इंटीग्रेंड। क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंड। आप ये समझिए, अगर यही रहता ऐसे 10 स्क्वायर वाई और ये डी वाई ऐसे, तो इसमें किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो ये 10 स्क्वायर वाई क्या करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में। तो जिसका इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, किसका, 10 स्क्वायर वाई का, तो यही 10 स्क्वायर वाई कहलाएगा क्या, इंटीग्रेंड। बात समझ में आ रहा है। और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, और किसका, तो ये जिसका हम लोग किए रहते हैं। तो यहां समझिए, यहां पर क्या समझे, ये सिंबल किसका है, साइन ऑफ इंटीग्रल का, और ये पूरा को क्या पढ़ेंगे, इस टर्म को पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वह क्या है, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। आप देख लीजिए, जो आंसर आ रहा है ये एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव किसका, एफ एक्स का। इसमें एक और टर्म आया, क्या देख रहे हैं, इसमें आया है एक एक्स आया, वेरिएबल, क्या वेरिएबल एक्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। जो dx है उसको क्या बोलेंगे, तो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। अब यहां ध्यान दीजिए, x का डिफरेंशिएशन dx, z का डिफरेंशिएशन dz, y का डिफरेंशिएशन dy, ऐसे, तो उसको क्या बोला गया, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इसके बाद बात आता, अब क्या बच गया, c। c क्या है, तो c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी, आपकी मर्जी, आप c लीजिए, आप k लीजिए, p लीजिए, m लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और उसका एक स्पेशल नाम हो गया जिसका नाम हम लोग क्या देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या अब कहा जा रहा है कि यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। देख रहे हैं, एनी रियल नंबर, कोई भी 2, 4, 5, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, उसको लोग कांस्टेंट फंक्शन के जैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। अगर x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी किया जाए x के रेस्पेक्ट में तो ये भी कितना होगा, 2x होगा। ऐसे ही अगर x स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया जाए तो ये भी कितना होगा, 2x ही होगा, ठीक है। तो ये तो सब देख रहे हैं प्लस में आया। अगर हम लोग ये काम करें कि x स्क्वायर माइनस 1 का भी डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो ये 2x आएगा। x स्क्वायर माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन हम लोग अगर x के रेस्पेक्ट में करें तो ये भी कितना आएगा, 2x ही आएगा। ऐसे आप क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, और अगर x स्क्वायर माइनस 2 का भी डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या मिल रहा है हम लोग को, ये 2x ही मिल रहा है, 2x मिल रहा है। यानी कि इस डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है।
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, सबके सब एक अलग अलग कर्व बनाते हैं। अगर आप इसको लिखे ग्राफ पर दिखाएंगे तो कुछ ये ऐसे होगा। आप 11th क्लास में जब पैराबोला पढ़े थे तो उसमें इसके ग्राफ सीखे थे। क्या सीखे थे? ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात की है तो 1 यूनिट ऊपर कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ होता है। अगर एक यूनिट और ऊपर करना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये y बराबर एक्स स्क्वायर का, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, और ये y बराबर देखिए एक यूनिट क्या कर दिए, नीचे कर दिए, मतलब कि -1 पर एक यूनिट और नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये अलग अलग कर्व्स है। क्या है? अलग अलग कर्व्स है। इसका मतलब ये कि जो 2x का प्रिमिटिव है वह क्या बताता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को बता रहा है। क्या बता रहा है? फैमिली ऑफ कर्व्स को। देखिए जब सबको मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे, है ना। तो ये क्या बताता है कि प्रिमिटिव यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि यह क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, हमेशा बदलते रह रहा है, हमेशा बदल रहा है। क्या केवल 1 2 -1 -2 ही हो सकता है? देख रहे हैं यहां से हम 5 भी लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 100 करे तो उसका भी डेरिवेटिव 2x ही आएगा। यानी कांस्टेंट का वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2x ही आने वाला है। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू कितना आ गया, 2x। तो इसको लिख सकते हैं क्या, आपको अभी कुछ देर पहले पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिए, ये पढ़ाया गया था कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ fx प्लस c इक्वल टू पढ़ाया गया था fx, ऐसा ही बताया गया था। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या, एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये प्रिमिटिव भी कह सकते हैं इसको, fx dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू ये fx प्लस c, ऐसे। तो इसी तरह का इसको लिख सकते हैं हम लोग, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहां से ये बताइए, अभी हम लोग क्या देखे थे कि ये क्या कर रहा था, अभी डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स जिसको हम लोग बोले थे। अब यहां से ये बताइए कि 2x का प्रिमिटिव क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस c। जब c का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, c का वैल्यू जब हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिल जाएगा, -1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 और -2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर -2। इसका मतलब ये हुआ कि 2x का प्रिमिटिव भी क्या हो रहा है, अलग अलग मिल रहा है, डिफिनिट नहीं है, यानी यह क्या है, इनडिफिनिट है। क्या है, इनडिफिनिट है। और यही से उत्पन्न होता है क्या, इंडिफिनिट इंटीग्रल। क्या बोले, इंडिफिनिट इंटीग्रल। क्योंकि ध्यान देंगे जो 2x का प्रिमिटिव है, और आप जानते हैं कि प्रिमिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या इंटीग्रल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव को ही क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल भी। तो ये जो इंटीग्रल आया यह डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, तो यह इनडिफिनिट है। क्यों इनडिफिनिट है, क्योंकि 2x का प्रिमिटिव का है चाहे इंटीग्रल का है, बात एक ही हुआ, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी है, एक्स स्क्वायर प्लस c भी है। मतलब कि बहुत से हो सकते हैं, c का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 2x का प्रिमिटिव भी चेंज होते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 2x का प्रिमिटिव है वह क्या है, वह ये जो 2x का इंटीग्रल है वह क्या है, प्रिमिटिव का फैमिली बन जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 भी हो जाएगा, बहुत सारा हो सकता है। इसका मतलब ये कि जो ये इंडिफिनिट इंटीग्रल आया,
यह क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कब? जब सी का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे। तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि इंडिफिनिट इंटीग्रल कहां से निकला, समझ आया ना? क्योंकि यह क्या होता है, यह डिफिनिट नहीं होता है, यह इंडिफिनिट होता है। तो बात फिर यहां से यह समझ में आता है कि क्या इंटीग्रल जो होता है क्या वह केवल इंडिफिनिट इंटीग्रल ही होता है? तो ऐसा नहीं है। इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल भी होता है और इनडिफिनिट इंटीग्रल भी होता है, मतलब कि 2 टाइप्स का होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल के बारे में, यानी कि इंटीग्रल कितने टाइप्स का होता है? तो इंटीग्रल्स 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या होगा ये? तो ये होगा डिफिनिट इंटीग्रल। और आप अब यहां पर ध्यान दीजिए, इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल। तो बात की जाए कि इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, और जब उसके बारे में हम पढ़ लेंगे कंप्लीट रूप से, तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल। सही है ना? तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब यहां ध्यान देंगे कि ये इनडिफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। इसको देखिए, इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो ये बताइए, अभी आप देखे थे, अभी आप क्या देखे थे कि आप इसको बोल रहे हैं किसको, ये सब के सब क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल है। और इनडिफिनिट इंटीग्रल है क्या? तो फैमिली ऑफ प्रिमिटिव्स है। क्या है? सभी प्रिमिटिव्स को हम मिला दें तो जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि द फैमिली ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया कि इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। अब ध्यान देंगे, ये तो रहा कि इनडिफिनिट इंटीग्रल सही है, लेकिन हम लोग को करना क्या होता है, जैसे आपको याद होगा डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ रहे थे तो डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस है। तो लास्ट में जो हम लोग को रिजल्ट मिलता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, डेरिवेटिव। ठीक वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तब डिफरेंशिएशन कर रहे थे, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल कहिए या इंटीग्रेशन कहिए। तो इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है। इंटीग्रल क्या है, जो हम लोग को आंसर मिल रहा है, जैसे ये x² + c, यह क्या है, इंटीग्रल है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहां पर इंटीग्रेशन के बारे में कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग indefinite integral of a given function is called integration। अब आप ध्यान दीजिए कि d/dx और ये fx प्लस c, ये ऐसे था, fx था। क्या बताया गया था कि इस fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अगर ये fx है, ध्यान देंगे, fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में fx है। ठीक है ना? तो हम लोग देखे थे क्या कि एंटी डेरिवेटिव की बात की जाए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, fx। इस fx का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो इस fx के एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं क्या, fx। ध्यान देंगे, इसको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे अगर dx³ हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि x³ का डिफरेंशिएशन x², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ 3x² हो जाएगा। ऐसे डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं।
तो कहा जाए कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² इक्वल टू कितना, तो इसका डिफरेंशिएशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये x³ का डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए हो जाएगा x³। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि देखना होता है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, हमको ये बताना है कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। बात अच्छे समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या समझे, कि हमको बताना है कि वह किसका डेरिवेटिव है। अब यहां समझिए, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि cos 2x, तो देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको हो सकता है कि यहां समझिए, जैसे अभी आप देखे थे कि क्या dx³ बाई dx इक्वल टू 3x², तो ये तो समझ में आ गया कि 3x² रहेगा, 3x² रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि 3x² का किसका डिफरेंशिएशन है, x³ का, यानी कि 3x² किसका डेरिवेटिव है, x³ का। लेकिन अगर ये 3 नहीं होगा, कि हमसे केवल पूछा जाए कि x² किसका डेरिवेटिव है, तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं क्या, x³ का, और ये 3 इधर आके इधर डिवाइड कर देगा, ठीक ना। मोटे मोटे तौर पर क्या कह सकते हैं कि x² का डेरिवेटिव है, और उसमें कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर करके ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। अब यहां समझिए, कांस्टेंट को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल इग्नोर ही कर दे रहा है, नहीं, उसका यूज होगा, कैसे यूज होगा और आपने ध्यान रखिए। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि x² का किसका डेरिवेटिव, x² किसका डेरिवेटिव, तो x² x³ का डेरिवेटिव। ऐसे ही cos 2x, तो ये बताइए cos 2x किसका डिफरेंशिएशन, आपको फॉर्मूला बताया गया था, जो पढ़ाया गया था डिफरेंशिएशन पर, कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप नहीं देखे तो उन सभी को आप अवश्य देख लीजिएगा। आपको याद होगा जब पढ़े थे तो cos 2x यहां है, हमको cos 2x से मतलब नहीं है, क्या देखना है कि cos x किसका डिफरेंशिएशन, तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का। तो यहां पर जब cos 2x है तो क्या बोलेंगे, sin 2x का डिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे, sin 2x का। और ये बताइए लिखा जाएगा क्या, कि सिंस d sin 2x बाई dx, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x। ध्यान देंगे, पहले ही आपको बोले क्या, एग्जैक्ट नहीं हमको मिल पाएगा, हमेशा एग्जैक्ट मिले कोई जरूरी नहीं है। आप अभी देखे थे कि 3x² कहा जाए तो x³ है ना, अगर केवल x² है तो यानी कि x² किसका डेरिवेटिव है, तो मोटे मोटे तौर पर क्या बोले थे हम लोग, x³ का, जबकि होता तो 3x² है, ठीक ना। ठीक ऐसे ही sin 2x का डिफरेंशिएशन मोटे मोटे तौर पर क्या होता है, cos 2x होता है। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट की बात की जाए तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में x में जितना से गुणा रहता है वो तो बाहर आता है, ऐसे आता है, ऐसे आप पढ़े हुए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 cos 2x हो जाएगा। लेकिन ये बताइए हम लोग को किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए, cos 2x का, तो इसके साथ में जो 2 है उसको इधर लाना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, ये देखिए 1/2 d sin 2x बाई dx इक्वल टू कितना, cos 2x इक्वल टू कितना, cos 2x। अब ये बताइए आप डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके साथ यदि किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया हो या किसी संख्या से डिवाइड किया गया हो, उसको हम बाहर कर सकते हैं। यानी कि अगर ये d यहां मान लीजिए कि 4 और यहां पर अगर रहता है x³ कुछ भी ऐसे, तो आप कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहले तो आप 4 को बाहर कर लेते हैं और dx³ डिवाइडेड बाय dx ऐसे आप लिखते हैं, देखिए ऐसा। तो कहने का मतलब ये कि 4 हम लोग जो बाहर किए हैं, आवश्यकता है इसको हम अंदर भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर है। तो यही काम तो यहां पर करना है, जो ये 1/2 है इसको इसके साथ कर दीजिए, लिख सकते हैं इसके जैसा। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, तो 1/2 sin 2x, और इधर जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर समझिए क्या बोले कि कोई संख्या अगर बाहर हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जैसे यहां देख रहे हैं,
है ना, मल्टीप्लाई में कितना 4 है, तो इसको हम चाहे तो अपने आवश्यकता अनुसार इस 4 को हम इसके साथ भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। वही काम यहाँ पर भी किया गया है। अब आप यहां से क्या देख रहे हैं, आप यहां से देख रहे हैं कि 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव है cos 2x। देख रहे हैं 1/2 sin 2x का डेरिवेटिव कितना है, cos 2x। तो cos 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 sin 2x हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 10 या हेंस लिख सकते हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज कितना, तो ये 1/2 sin 2x, 1/2 sin 2x एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर ध्यान दीजिए, ये यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर 3x² प्लस 4x3। तो फिर आपको बोले क्या कि मोटे मोटे तौर पर आप समझिए कि किसका डिफरेंशिएशन है, और आपको ये तभी समझ में आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसलिए ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हम क्या करें, डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है ना। तो आई होप कि आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छा से पढ़ लिए होंगे। तो बताइए 3x², तो 3x² को छोड़ दीजिए, अभी आप केवल x² को लीजिए। x² किसका डिफरेंशिएशन, x² किसका डिफरेंशिएशन, तो आप जानते हैं कि हम लोग x³ का डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या आता है 3x² यानी कि मान सकते हैं x²। अगर हमको नहीं पता है दैट 3x² से मान सकते हैं ऐसे। अगर डायरेक्ट 3x² को आप नहीं निकाल सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो x² को तो बता ही सकते हैं। कैसे, पावर में 1 बढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन यही तो होता है। क्या है, x³ है, क्या है, x³ है, या फिर यहां पर ये कोई कि 3x² है, तो हम इसको लिख सकते हैं dx³ प्लस x पावर 4/dx इक्वल टू कितना, 3x² प्लस 4x³। आप जानते नहीं है x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², x पावर 4 का 4x³ डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को बाहर और पावर में से एक कम, तो 3 को बाहर कर दिए, 3 में से कम किए 2 आ गया, फिर प्लस है तो प्लस, 4 को बाहर किए, पावर को बाहर किए, 4 में से कम किए 3 आ गया। अब ये बताइए कि 3x² प्लस 4x³ किसका डेरिवेटिव है, तो ये x³ प्लस x पावर 4 का डेरिवेटिव है। तो क्या लिखेंगे कि इसका एंटी डेरिवेटिव x³ प्लस x पावर 4 होगा। तो लिखेंगे हेंस द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कितना होगा, ये 3x² प्लस 4x³ इज कितना, इज x³ प्लस x पावर 4 एंड दिस इज आंसर। सही है इतना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं, 1/x है। अब आप सोचिए कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का। अब जानते हैं तो क्या, सिंस d log x by dx इक्वल टू कितना होता है, 1/x होता है ऐसे। तो जब log x का डेरिवेटिव है 1/x, log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, log x। तो लिख दीजिए therefore the एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज कितना, तो ये हो जाएगा log x एंड दिस इज आंसर। समझ में आया अच्छे से। तो आप इसमें 3 क्वेश्चन में ये देख लीजिए, क्या देखे आप कि किसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देंगे, जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या आता है, जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हम फॉर्मूले का यूज करके इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो उसमें क्या आता है प्लस में c। लेकिन जब आप इंस्पेक्शन मेथड से बनाएंगे तो ये प्लस में c नहीं आता है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर आप इसी को बना रहे होते फॉर्मूले का यूज करके, आप थोड़ा सा यहां ध्यान दे दीजिए, इसी को बना रहे होते हैं
फॉर्मूले का यूज करके, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव कहिए या इंटीग्रल कहिए, तो कैसे बनाते हैं आप 3x² प्लस 4x³ और ये dx इक्वल टू, तो लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा 3x² ठीक ना, क्या आता है इसे 3x² dx, इसके साथ भी ये इंटीग्रेशन का साइन प्लस 4x³ और ये dx ये इंटीग्रेशन का साइन। ऐसे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन x² का x के रिस्पेक्ट में प्लस ये 4 कांस्टेंट है इसको भी बाहर कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए यहां से क्या करना है, तो 3 डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को बाहर करते हैं गुणा के गुणा में, है ना, मैंने कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में पावर को बाहर करते हैं और पावर में से एक कम, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या करेंगे, पावर में एक बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3 और ये बटा में आता है, ये डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहां पर कितना है 4, और इसमें क्या करेंगे फिर पावर में एक बढ़ाएंगे तो x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ये c क्यों, तो आपको पहले वाले लेक्चर में बताया गया था, जो इंटीग्रल का फर्स्ट लेक्चर है कि c क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो प्लस में c आना जरूरी है। अब देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है x³ प्लस x पावर 4 प्लस c। अब आप देखिए इसका हम लोग इंटीग्रल फाइंड किए तो क्या आया, इंडिफिनिट इंटीग्रल x³ प्लस x पावर 4 प्लस c। जब फॉर्मूले का यूज किए तो क्या आया प्लस में c, लेकिन आप इंस्पेक्शन मेथड का यूज करेंगे तो देखिए प्लस में c नहीं आता है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया 3 क्वेश्चन। अब हम लोग इस पर बेस्ड 2 एग्जांपल और देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं लिखा गया है 2x प्लस 3 का होल पावर 3, और इसका भी एंटी डेरिवेटिव बताना है इंस्पेक्शन मेथड का यूज करके। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिखेंगे हम लोग, ये बताइए ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप जानते हैं कि x³ किसका डिफरेंशिएशन होता है, x पावर 4 को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 4x³ आता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं x³ कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, कि सिंस d 2x प्लस 3 का होल पावर 4 बाई dx कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, पावर तो बाहर आता है और पावर में से एक एक कम, तो ये 3 हो गया, ऐसे नहीं आता है। और x में कितना से गुणा है, 2 से, तो फिर ये 2 भी बाहर आता है गुणे के रूप में। बात समझ रहे हैं, फिर समझिए कैसे बनाए। इसमें क्या किए हम लोग, तो जो पावर है पावर को बाहर करते हैं और पावर में से एक कम कर दिए। x में कितना से गुणा है, 2 से, तो ये 2 बाहर कर दिए। ऐसे आप ये पढ़े हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई dx, और यहां कितना 2x प्लस 3 का होल पावर 4 इक्वल टू 8, और ये 2x प्लस 3 का होल पावर 3, ऐसे कर सकते हैं। अब ये बताइए हम लोग को क्या देखना है कि केवल 2x प्लस 3 का होल पावर 3 है, इसमें तो 8 भी आ गया ना, तो 8 को हम इधर लाएंगे, तो जैसे ही लाएंगे ये हो जाएगा 1/8 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2x प्लस 3 का होल पावर 4 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल पावर 3, ऐसे हो जाएगा। अब बताइए अब यहां से हम लोग क्या करें, तो अब यहां से हम लोग करेंगे ये कि 1/8 को इसके साथ लाएंगे, तो d बाई dx 1/8 इंटू 2x प्लस 3 का होल पावर 4 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल पावर 3 आ गया। जितना चाहिए था हमको इतना। इसका मतलब क्या हुआ इस पूरे इस लाइन का, कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, तो लिख देंगे देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 का होल पावर 3 इज दिस, यानी कितना 1/8 2x प्लस 3 का होल पावर 4 एंड दिस इज आंसर। ऐसे हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहां ध्यान दीजिए। तो फिर वही बात बोले क्या कि आप इसको मोटे तौर पर देखिए,
मोटे मोटे तौर पर क्या कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये तभी आपको समझ में आएगा जब डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला याद हो, यानी कि समझिए कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको दिखे, है ना, आप क्या करें उसको विजुअलाइज करें। जैसे sec x स्क्वायर x का sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन, 10x का। ये तो देख रहे हैं e के पावर x के जैसा है, तो e के पावर x किसका डिफरेंशिएशन या किसका डेरिवेटिव, e के पावर x का। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिंस d 10x प्लस e का पावर 3x, ध्यान देंगे इसके साथ जो कॉन्सेप्ट है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए, बाई कितना dx, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऐसे बनाएंगे दोनों को साथ लेकर के, तो हो सकता है कि आपको कहीं दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आप क्या करेंगे, आप दोनों को अलग अलग लेकर के बनाइए, दोनों को अलग अलग लेकर के बनाइए। इसका मतलब ये कि कैसे d10x बराबर sec स्क्वायर x, ऐसे इसका अलग इसका अलग। तो क्या किए, d10x बाई dx इक्वल टू कितना, sec स्क्वायर x। ये समझ में आ गया कि sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव, 10x का। एंड अब यहां बताइए क्या देखना है, इस पूरे को देखना है कि 2e पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन। तो फिलहाल आप इधर जो कांस्टेंट होगा बाहर में उसको छोड़ दीजिएगा और इसको केवल सोचिए। तो ये किसके आधार पर देख रहे हैं, e के पावर x के जैसा, तो लिखेंगे एंड d e पावर 3x डिवाइडेड बाई dx। तो अब जानते हैं e के पावर x का डेरिवेटिव कितना आता है, e के पावर x, यानी कि e का पावर 3x और x में कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से, तो 3 इंटू में आ गया ऐसे। लेकिन ये बताइए हम लोगों को क्या चाहिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए, यानी कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो इसके साथ 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा 2 डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसका, e के पावर 3x का, इक्वल टू इधर जब 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, e के पावर 3x, सही है। या फिर अगर आप चाहते हैं तो 2 को 2 रहने दीजिए, कैसे, 2 इंटू 3, ठीक है ना, रख दीजिए। अब देख रहे हैं कि हमको किसका डेरिवेटिव बताना है, एंटी डेरिवेटिव 2e के पावर 3x का, तो 3 इससे इधर लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना, तो 2e का पावर 3x लिख सकते हैं। यहां देख लीजिए अब क्या करेंगे, 2/3 जो कांस्टेंट बाहर है उसको भी इसके साथ लिख सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2/3 e पावर 3x इक्वल टू कितना, तो ये 2e पावर 3x। अब आप क्या देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं कि 2e पावर 3x किसका डेरिवेटिव है, तो 2/3 e पावर 3x का। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2e पावर 3x इज कितना, तो 2/3 e पावर 3x एंड दिस इज आंसर, सही है ना। तो आपको ये इंस्पेक्शन मेथड कुल 5 एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाया गया। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस और इंस्पेक्शन मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंस्पेक्शन मेथड में अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे इसमें क्या लिखने वाले हैं, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूले, यानी कहने का मतलब क्या कि इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं, यानी इंटीग्रेशन करने के, जैसे आपको याद होगा इसके पहले आप पढ़े थे क्या कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले, यदि आप नहीं देखे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और ध्यान देंगे इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको बिल्कुल भी नहीं याद करने पड़ेंगे, एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले याद हो, ठीक है ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले याद हो तो इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा अभी हम देखने वाले हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले देखने से पहले थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिए, क्या तो लोग पढ़े थे कि d/dx और यहां क्या है fx है, ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव, ऐसा हम देखे थे, यानी कि ऐसे fx
dx, इसको हम लोग पढ़ते हैं fx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, कैपिटल fx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में स्मॉल fx है। तो इस स्मॉल fx का इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे ये स्मॉल आ गया मतलब क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करना मतलब कि इंटीग्रेशन करना। तो इस fx का इंटीग्रेशन इस x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये fx प्लस c। अब पूछेंगे c क्या है, तो c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को समझने के लिए आपको इसका फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन का जो पहला फार्मूला होता है वह देखिए dx का पावर n प्लस 1 बाई dx, ऐसे इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं होता है पावर को बाहर यानी कि n प्लस 1, है ना। आप तो जानते हैं कि ये चलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, x पावर n बाई कितना dx, पहला फॉर्मूला होता है dx पावर n बाई dx इक्वल टू कितना होता है, तो यहां होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ध्यान देंगे फॉर्मूला यही होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन पावर को बाहर पावर में से कम करते हैं। तो हम लोग इसी को अगर इंटीग्रेशन के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको देखिए कि हम लोग कैसे लिखेंगे। ये तो था डिफरेंशिएशन का, ध्यान दीजिए जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये ऐसे x का पावर n और ये dx इक्वल टू, ठीक है ना। ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, पावर को बाहर करते हैं और पावर में से एक घटाते हैं। बाहर करना का मतलब क्या कि इस टर्म में गुणा कर देना। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसका ठीक उल्टा, यहां पर एक घटा रहे थे तो यहां पर एक बढ़ा देंगे, यानी कि x का पावर n प्लस 1, ठीक है ना। यहां पर क्या कर रहे थे, इस टर्म के साथ n से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहां पर क्या करेंगे, इस बार n प्लस 1 को डिवाइड में ला देंगे, n प्लस 1 और ये प्लस c, ये तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहेगा ही, सही है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, आप पूछेंगे कि ये सर आया कैसे, तो यहां समझिए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर n प्लस 1, x का पावर n प्लस 1। ध्यान देंगे इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा पावर को बाहर और पावर में से एक कम, यानी n प्लस 1 है, एक कम करेंगे तो x का पावर n हो जाएगा। ये आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर लाते हैं, क्योंकि आप इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इंस्पेक्शन मेथड में पढ़े थे। तो जैसे ही हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई n प्लस 1 हो जाएगा और ये dx का पावर n प्लस 1 बाई dx इक्वल टू x का पावर n लिख सकते हैं। अब ये गुणा में इसके, ये देखिए 1 बाई n प्लस 1 इस पूरे टर्म के साथ गुणा में है और ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग इसके साथ लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा dx का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू x का पावर n, सही है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव x पावर n है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो x पावर n आ रहा है, तो x पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा और यही बात यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को देखेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला बताया गया है वह इसी के आधार पर ये बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये लिखे ऐसे ताकि हम लोग को ये आसान हो याद करने में, ठीक है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाले फॉर्मूले पर। ये रहा x के पावर n का डिफरेंशिएशन और x के पावर n का इंटीग्रेशन। अब आइए 2 नंबर फॉर्मूला, ध्यान देंगे इसी पर बेस्ड थोड़ा सा एक और हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसी में अगर ऐसे हो जाएगा dx बाई dx, तो इसका आप क्या जानते हैं, इसका तो होता है 1, ऐसे जानते हैं। अब ये बताइए हम लोग इसको ऐसे लिखे 1 इंटू dx, यानी कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है,
तो 1 किसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखे या इसी को dx लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आएगा x प्लस सी। देख लीजिए 1 किसका डिफरेंशिएशन x का है तो x प्लस सी, ठीक है ना। अब यहां बताइए अगर हम 2 नंबर फार्मूले की बात करें, 2 नंबर फार्मूले की बात करें तो d ऑफ a बाई एक्स बाई डी एक्स, यानी कि a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये तो होता है a पावर x इंटू लॉग a होता है, ऐसे फॉर्मूला होता है, अब जानते हैं log a इंटू a पावर x। अब ये बताइए अगर हम लोग बोले कि a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये बताइए। यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको समझा रहे हैं बट हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कैसे लिखेंगे इसको। तो इसको हम लोग इधर बटा में ला सकते हैं, आप लिखे डी ए बाई एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ए इंटू ए पावर एक्स। लॉग ए इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 1 बाई लॉग ए आएगा ऐसे, इंटू डी ऑफ ए बाई एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कितना ए पावर एक्स। इस टर्म को हम लोग ए पावर एक्स के साथ जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स बाई लॉग ए इन लॉग ए डिवाइडेड बाई डी एक्स, ऐसे इक्वल टू कितना ए पावर एक्स। अब क्या देख रहे हैं कि ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स है, तो ए पावर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, तो ये हो गया ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए, ठीक ना, प्लस सी, और ये सी तो इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है ए पावर एक्स बाई लॉग ए, और ये कैसे आ रहा है आप ये इसका प्रूफ भी देखते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, डी ई पावर एक्स बाई डी एक्स, डी ई पावर एक्स बाई डी एक्स। अब ये बताइए तो ई पावर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, ई पावर एक्स ही आता है ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर एक्स आ जाएगा, यानी कि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस सी। यानी आप पूरे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मात्र एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही इंटीग्रेशन भी वही, कौन सा, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स और इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स, सही है। अब इसके बाद बढ़िए, अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 में क्या होता है, तो डी लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है 1 बाई एक्स। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1 बाई एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी एंटी डेरिवेटिव तो क्या आएगा लॉग एक्स, और ध्यान देंगे यहां पर ये पॉजिटिव रहता है तो यहां पर भी ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा, प्लस में क्या सी, ये सी क्या है इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो हो गया 4 फार्मूले। अब इसके बाद कुछ और भी फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, उसको समझिए। यानी कि ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर में ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो इसी पर पूछा जाए कि कॉस एक्स, ध्यान दीजिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए यहां समझिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव लॉग एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कहिए या एंटी डेरिवेटिव कहिए क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस सी तो रहेगा, सही है। 6 नंबर में बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, सही है ना। अब कहा जाए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यानी कि एंटी डेरिवेटिव, तो ध्यान दीजिए माइनस साइन एक्स, माइनस को आप क्या कीजिए इधर रखिए या इधर रखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो साइन एक्स
किसका डिफरेंशिएशन है, ध्यान देंगे माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। चलिए मैं आपको लिखकर थोड़ा बता देता हूं। अब सही है, माइनस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन, cos x का, तो यहाँ cos x प्लस c हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, माइनस को यहां नहीं लिख करके यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस cos x। 7 में ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा 10x प्लस c, तो उसका रिवर्स हो जा रहा है। 8 में बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है sec x इंटू 10x। तो यहां से जब आप sec x इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, sec x प्लस c सब में रह रहा है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। 9 नंबर में बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ऐसे आएगा। तो अगर बात की जाए cosec स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये माइनस इधर चला आएगा, यानी कि माइनस cot x प्लस c, सही है ना। अब अगर 10 नंबर की बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, ध्यान दीजिए, तो इसका क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। तो अगर cosec x इंटू cot x की बात की जाए, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c। क्यों ध्यान देंगे, आप फॉर्मूले के साथ माइनस में रखेंगे तो इधर नहीं आएगा माइनस, है ना, अगर आप इधर नहीं रखेंगे माइनस तो इधर जाएगा माइनस। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 6। अब देखते हैं इसके बाद 6 और फार्मूले हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। अभी आप देखिए कुल 10 फार्मूले, अब देखते हैं इसके बाद वाले कुछ फार्मूले। इसके बाद का फार्मूला यानी कि 11 नंबर, ध्यान दीजिए क्या होता है फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये ऐसे होता है ऐसे। तो इसका जब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 1 बाई 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू रूट अंडर रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा यहां से। अब बात की जाए अगर 12 नंबर फार्मूले की, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx, तो क्या हो जाएगा यहां से, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और ध्यान देंगे केवल इसमें क्या हो जाता है माइनस, ऐसे। तो अगर ये कहा जाए कि 1 बाई 1 माइनस x स्क्वायर dx यानी इसका इंटीग्रेशन, तो ध्यान दीजिए पहले ही बोले हैं अगर इसके साथ आप माइनस रखते हैं यानी इधर आप माइनस रखते हैं तो इधर माइनस नहीं आएगा, लेकिन जब आप इधर माइनस नहीं रखेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c, कैसे आया माइनस, इधर वाला माइनस इधर आ गया, हो सकता है। अब फिर आप सोच रहे हैं सर इसका भी फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस c, इसका फॉर्मूला माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c, आखिर हम लोग लिखेंगे कौन सा, तो आपकी मर्जी, आप ये यूज करेंगे तो भी सही है, ये यूज करेंगे तो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि माइनस इधर नहीं रखेगा, माइनस इधर रख देगा और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप ध्यान रखेंगे अगर माइनस इधर है तो इधर cos इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, है ना, और अगर इधर ऐसा है तो माइनस ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, फार्मूला नंबर 13, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको याद है 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो
तो अगर हम लोग बात करें कि 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये 10 इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये तो सब में रह रहा है। फॉर्मूला नंबर 14, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x। ध्यान दीजिए, तो कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए साइन के डिफरेंशिएशन में केवल माइनस लगा देते हैं तो कॉस इनवर्स x का हो जाता है, उसी तरह 10 वाले में माइनस लगा देंगे तो कॉट का हो जाएगा, यानी -1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे अब आप चाहें तो 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए अगर आप माइनस इधर लिखते हैं तो इधर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, कॉट इनवर्स x प्लस सी, अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर आप इधर माइनस नहीं रखते हैं तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, सही ना। ये भी सही है और ये भी सही है, आपकी मर्जी, जो मन करे सो लिखिए, मैं तो इसको ये लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला नंबर 15 क्या, तो d sec इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx, इसका क्या होता है, तो इसका होता है 1/x इंटू रूट अंडर x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर बात की जाए कि 1/x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी, और लास्ट ये बच गया 15 नंबर, ये 16, तो ध्यान दीजिए 16 क्या है, कोसेक इनवर्स x बाई dx क्या होता है, फिर इसमें भी माइनस लग जाएगा तो -1/x इंटू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे होता है। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स x प्लस सी, माइनस इधर नहीं है तो माइनस इधर आएगा ऐसे, ठीक है ना। तो आइए प्रॉपर्टी को समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन दिए गए हो f(x) और g(x), दोनों के दोनों क्या हो, या तो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देख रहे हैं दोनों का क्या किया गया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, उसके साथ किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई हो, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही ध्यान दीजिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों के दोनों क्या है, प्लस में है, माइनस में हो सकता है, दोनों के साथ क्या है, अलग अलग कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। तो इसमें पहले क्या कीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, मतलब क्या कि दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं k1f(x) का अलग इंटीग्रेशन, k2f(x) का अलग इंटीग्रेशन। अब क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को यहां बाहर निकाल सकते हैं, तो k1f(x) हो जाएगा इस सेकंड प्रॉपर्टी से। इसमें भी क्या करेंगे, k2 को बाहर निकाल देंगे तो ये gx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सही है। तो ये सब तो खैर बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या प्रॉपर्टी, तो पहले क्या किया जाए, f(x) का इंटीग्रेशन किया गया और जो आया फिर उसका डिफरेंशिएशन किया गया, देख रहे हैं ना, f(x) का पहले इंटीग्रेशन कर दिया गया, जो आ रहा है फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जा रहा है, तो कितना आएगा, तो ये f(x) ही आएगा। ये डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला यही आ ही जाता है, दिस इक्वल टू व्हाट, और ऑप्शन दिया रहेगा, तब ध्यान रखेंगे क्या होगा। और फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पहले इसको क्या किया गया, डिफरेंशिएशन कर दिया गया, यानी डिफरेंशिएट कर दिया गया और तब इंटीग्रेट किया गया, तो क्या आएगा, तो ये भी f(x) ही आ रहा है। तो इस ध्यान रखेंगे दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल है x⁻2/3 + 1 का इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या इसमें हम लोग ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 2/3 dx ऐसे, और 1 dx का मतलब क्या हुआ, dx, 1 dx का मतलब dx हुआ, ठीक ना। अब आप ध्यान देंगे, ये क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि x का पावर कितना है, तो यहां पर x का पावर है 2/3, x का पावर कितना है 2/3, और आपको एक फॉर्मूला बताया गया था x के पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में एक जोड़ दीजिए
पावर में एक जोड़ दीजिए, फिर उसी को बटा में लिख दीजिए, यानी कि डिवाइडेड बाई n+1। ऐसे ही तो यहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे। क्या करेंगे, तो x का पावर कितना 2/3, इसमें एक जोड़ दीजिए और ये जो आया इसको फिर बटा में लिखिए, यानी कि 2/3 + 1 ऐसे लिखेंगे प्लस। और ये तो आपको इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया था। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उस लेक्चर को आप अवश्य देखें तभी इस लेक्चर को पूरा करें, अन्यथा आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए फॉर्मूला को याद होना जरूरी है। तो उसमें बताया गया था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ध्यान देंगे हम लोग क्या कर दिए, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट रूप से हो जाता है तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिखते हैं। सही है। अब इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x का पावर, इसका सम कीजिए, ये आएगा 5/2, फिर इसका सम करेंगे तो ये भी आएगा 5/2 प्लस x प्लस c। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 2/5 और ये x का पावर भी क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे 5/2 ही रहेगा प्लस x प्लस c एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, x³ - 1 डिवाइडेड बाई x² dx। अब ये बताइए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x³ / x² माइनस 1/x²। और अभी देखिए दोनों क्या है, एक साथ ही है। x² को क्या कर दिए हैं, x³ के भी बटा में और 1 के भी बटा में कर दिए ऐसा। अब ध्यान देंगे ये इसको काटेगा तो क्या आएगा, x माइनस, और एक और चीज ध्यान दीजिए, हम लोग जो भी फॉर्मूला आप देखें इंटीग्रेशन में वो है x के पावर n dx, ऐसे था। x का पावर 1 बटा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो x माइनस x का पावर -2 और ये हो गया dx ऐसे। अब क्या देख रहे हैं कि ये दो टर्म है, दोनों के दोनों माइनस से जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे, यानी कि x dx माइनस है तो माइनस और ये x का पावर -2 dx ऐसे हो गया। अब अभी जो आप फॉर्मूला लिखे हुए थे x का पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर में एक जोड़ दीजिए, फिर उसी को बटा में भी लिख दीजिए और प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो होता ही। यही काम यहाँ करना है हम लोग को। क्या हो जाएगा, x का पावर देखें कि 1 है तो 1 है, 1 इसमें ऐड करेंगे, फिर बटा में भी क्या आएगा 1 + 1। x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 1 में फॉर्मूला कैसा क्या करना है, n में एक ऐड किए तो 1 है तो 1 में 1 ऐड किए, फिर उसी को बटा में भी, माइनस x का पावर -2 है उसमें क्या करना है 1 ऐड करना है, तो +1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो जाएगा, प्लस ये तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहेगा ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब ध्यान देंगे ये हो जाएगा x का पावर, इसको सॉल्व कीजिए तो -1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर -1 प्लस c ऐसे आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x² डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x प्लस c एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा एग्जांपल नंबर 2। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको तो हम लोग लिख देते हैं, यानी कि x का पावर 3/2 प्लस 2e पावर x प्लस माइनस है -1/x और ये dx। अब आप ध्यान देंगे अभी आप यहां देखे थे तो इसमें क्या देखे थे कि 2 टर्म था, और इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कुल कितने टर्म है, तो इसमें कुल 3 टर्म है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को सेपरेट करेंगे यानी कि अलग अलग। तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2 dx प्लस 2e का पावर x dx माइनस 1/x dx। तीनों को क्या कर दिए, अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए। अब इसके बाद देखिए यहां से फिर यही फॉर्मूला यूज किया जाए, तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए x का पावर कितना है 3/2 है तो उसमें ऐड करना है,
और फिर उसको बटा में लिखना है, यानी कि 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे प्लस है तो प्लस, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, है ना। और ध्यान देंगे तो क्या बचेगा यहाँ से e का पावर x dx माइनस, और फिर ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या होता है, log x होता है, तो क्या हो जाएगा log x। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, इसलिए आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c अभी मत लिखिए। तो क्या किया जाए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा 5/2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 5/2, ऐसे प्लस 2, और यहां से क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला ही है, e का पावर x माइनस ये log ऑफ x। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहां पर सिंपलीफाई कर देना है, तो ये जो 5/2 नीचे है ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और x का पावर 5/2 ही रहेगा, प्लस 2 e का पावर x माइनस log x प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा एग्जांपल नंबर 3। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, और यहां ध्यान देंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बिल्कुल ये आपको दिखेगा। कैसे दिखेगा कि जैसे ही आप cosec x से cosec x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x होता है। ठीक, cosec x cot x में जब मल्टीप्लाई करेगा तो cosec x इंटू cot x, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cosec x होता है। आइए मल्टीप्लाई करें, तो यहां जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू कितना cot x, क्या किए हैं अभी केवल मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x dx। तो बताइए अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला ही है माइनस cot x होता है प्लस, और ध्यान दीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cosec x, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस cosec x, और कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, तो प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, एंड दिस इज आंसर। ये रहा एग्जांपल नंबर 4। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को लिखा जाए, यानी कि 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। यहां से क्या करेंगे, तो यहां से पहले इसको लोग सेपरेट करेंगे, जैसे ही सेपरेट करेंगे ये हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस साइन x बाई cos स्क्वायर x, और ये dx। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किए जा सकते हैं। 1 बाई cos x का फॉर्मूला क्या होता है sec x, लेकिन यहां पर है क्या cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस, अब ये बताइए एक साइन के बटा में एक cos, यानी कि साइन x बटा cos x लिख सकते हैं, एक cos बचा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई cos x, और ये dx लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये बताइए, तो यहां से इसका हम लोग यहां लिख देते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये बताइए कितना आएगा, यहां से ये आ जाएगा, अलग अलग कर दिया जाए, यानी इसका अलग इंटीग्रेशन इसका अलग इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ब्लैक कलर से लिख देते हैं ताकि साफ दिखेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन, माइनस है तो माइनस, अब ध्यान दीजिए इसके जगह साइन एक्स बाई कोस एक्स, फॉर्मूला क्या होता है 10x इंटू 1 बाई कोस एक्स के जगह सेक एक्स फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, यहां पर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, माइनस है तो माइनस, और ये 10x इंटू सेक एक्स, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस में c, एंड दिस इज आंसर। जो क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के जो रिलेट करके जो बातें हैं
वही यूज में आने वाली है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ, यानी कि एंटी डेरिवेटिव को क्या बोला गया है, एफ बोला गया है। अब किसका एंटी डेरिवेटिव, तो एफ का क्या बताना है, एंटी डेरिवेटिव। और एफ किस प्रकार से डिफाइंड है, तो ये देख रहे हैं ऐसे डिफाइंड है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखिए गिवन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6 ऐसे। अब क्या कर रहा है, ये जो एफ एक्स है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो ये एफ है, कैपिटल एफ कहिए या कैपिटल एफ एक्स कहिए, बात एक ही हुआ। तो जब इसका एंटी डेरिवेटिव एफ हमको फाइंड करना है ना, तो देखना पड़ेगा क्या कि यह किसका डेरिवेटिव है ऐसे। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस d/dx ये कैसे आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि किसका डेरिवेटिव है। तो मान लीजिए ये एफ एक्स लिख सकते हैं ऐसा, एफ एक्स का डेरिवेटिव है इक्वल टू कितना, 4x³ माइनस 6। क्या हो सकता है, क्योंकि एफ एक्स का ये डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, और यही क्वेश्चन तो बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। आप ऐसे समझिए, आप जब फॉर्मूला लिख रहे थे तो याद होगा आप लिखते थे d sin x बाई dx इक्वल टू cos x। याद आ रहा है ना, अगर नहीं याद आ रहा हो तो इसके पहले वाले जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं लेक्चर नंबर 3 उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। तो क्या लिखते थे, cos x इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना, sin x प्लस c। आपको ये अच्छे से याद होगा, बिल्कुल वही काम किया जा रहा है। क्या ध्यान दीजिए कि अगर यहां से हमको देखा जाए कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, तो cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यही बात यहां पर भी है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान दे दीजिए, इसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, 4x³ माइनस 6 ऐसे आएगा। इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू ये कितना आएगा, तो ये आएगा एफ एक्स प्लस सी, बिल्कुल इसके जैसा आएगा ऐसे। और ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। तो इसको आप अलग अलग कर देंगे, यानी कि 4x³ और ये dx माइनस 6dx। चलिए और भी सारे बनाते हैं, दोनों क्या करते हैं हम लोग अलग अलग। तो 4x³ का इंटीग्रेशन माइनस है तो माइनस, और ये 6dx इक्वल टू क्या, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं ऐसा। अभी बताइए इसमें क्या करेंगे, 4 को बाहर और ये x³ dx माइनस 6 को बाहर, और यहाँ हो गया dx इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसमें थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला और यूज करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप यहाँ देखिए। इसमें हम लिख सकते हैं यहां से 4 इंटू एक्स का पावर 3 है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, 4 आया, 4 को बटन में मिला दीजिए, फिर क्या माइनस 6 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस सी। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है, ध्यान देंगे, एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, x का पावर 4 माइनस 6x ऐसे आ गया। अब एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सिंस एफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा गया, ऐसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, यहां से हम लोग को एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। ये लिखा गया है, यस, ध्यान देंगे यहां पर ये 0 है, क्या है, यहां पर ये 0 है, और ये हो जाएगा यहां से। हम लोग क्या करते हैं कि इसी में हम लोग x की जगह क्या पुट कर देते हैं, 0। क्या पुट कर देते हैं, 0, यानी कि पुट x बराबर 0 इन फर्स्ट। क्यों पुट किए, क्योंकि हम लोग को f0 का वैल्यू दिया गया है, तो ये हो जाएगा f0 प्लस c इक्वल टू ये 0 का पावर 4 तो 0 ही आएगा, माइनस 6 इंटू 0 क्या होगा ऐसे। तो क्या आ रहा है यहाँ से, ये तो f0 का वैल्यू 3, तो 3 प्लस c इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 0, देयरफॉर c इक्वल टू कितना आ गया, -3।
सी इक्वल टू क्या आया -3। अब इस सी का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, तो इस सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और एफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एफ एक्स प्लस 3 -3, क्योंकि प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू कितना, x का पावर 4 माइनस 6x। तो इस तरीके से एफ एक्स का जो वैल्यू आया हुआ x का पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आप देखें, कुल ये 6 एग्जाम्पल देखें जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का जो मैथ्स है उसका सेकेंड पार्ट है और उसका पहला चैप्टर इंटीग्रल, उसी के पहले एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।